हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू अनदर वॉर सेशन। और आज का वॉर सेशन कोई अनदर वॉर सेशन नहीं है, क्योंकि आज स्पेशल डे है, 50th डे। देखते देखते हम लोग डेली वॉर सेशन का 50th डे पे पहुंच गए हैं। और इस स्पेशल डे के लिए एक स्पेशल सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। देखिए, ये कुछ दिनों से जो वॉर आप लोग अटेंड कर रहे हैं, कोई हो सकता है ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड किए, कोई कम अटेंड किए हैं, बट आई एम श्योर कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दी वॉर सेशंस। आपको कुछ बेनिफिट दिख रहा है, आपको अलग भी दिख रहा होगा वॉर सेशन, जिस तरह से हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। तो इससे जो भी बेनिफिट मिला है, जो भी आपको वॉर में अच्छा लगता है, राइट, प्लीज शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो। राइट, टीम को भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू सी बैकग्राउंड में टीम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, सो दैट फ्री में इतने सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से चीज़ें आपके साथ शेयर कर सके, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, स्पेशल फॉर्मेट, स्पेशल डे के लिए। द रीजन बीइंग सिंपल दैट आई वुड नॉट बी अवेलेबल एट 11 टुडे फॉर लाइव, तो इसीलिए मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड करके रखा है। एंड द आइडिया इज वेरी सिंपल। दो ये रिकॉर्डेड है, आपको इसको एकदम लाइव की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है ना दोस्तों, जहां जैसे मैं पॉज करके कुछ काम करने को बोलूंगा वो करके फिर रिज्यूम करके उसको देखना है। ठीक, okay, so let's start right away with the learning targets। हम अपने रीडिंग स्किल्स को, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को, आरसी सॉल्विंग स्किल्स को और वोकैब स्किल्स को, इन चारों को इंप्रूव करेंगे, जैसे कि हम लोग हर वॉर सेशन में करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स विद द रिवीजन ऑफ आवर आरसी सॉल्विंग स्किल्स एज वेल एज एक्टिव रीडिंग स्किल्स। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ आरसी सॉल्विंग में आप लोगों को क्या कहता हूं कि दोस्तों, रूट्स ऑफ द क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए। जैसे ही आप रूट्स ऑफ द क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि कोई कीवर्ड है कि नहीं है, रेफरेंस पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड जो आप करोगे वो है कि रीड द पैसेज एक्टिवली। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आप जो है अगर अपनी रीडिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे तो आपका जो है ओवरऑल बेटरमेंट नहीं होगा इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में। ओके, तो रीडिंग एक्टिवली ये कैसे करना है, तो आप लोगों को मैं 3 गुड रीडिंग हैबिट्स के बारे में बताता रहता हूं, उसी को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप, यू शुड नॉट रिग्रेस वाइल रीडिंग, यू शुड नॉट रिपीट लाइन्स वाइल रीडिंग। ठीक है ना, राइट, ओके। तो आप जब पढ़ रहे हो एक फोकस के साथ पढ़ते रहोगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहोगे, एंड यू वुड गो व्हाइल यू आर रीडिंग, यू वुड गो क्रक्सिंग, summarizing the logic, the argument the author is creating in every paragraph। ठीक है, राइट। तो ये जो समरी है ऑफ ईच पैराग्राफ या ईच यूनिट आइडिया, इसको बनाते बनाते आप आखिर तक पहुंच जाओगे और तब आपका माइंड मैप रेडी हो जाएगा। वो जो फ्लो चार्ट आपका समरी का होगा वही आपका माइंड मैप है। आपको सारे डेटा याद नहीं रखने हैं, आपको मिनिमम से मिनिमम सारे जो डेटा यूज हुए हैं उनको रिटेन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लॉजिक और आर्ग्यूमेंट को कैप्चर करना है अपने माइंड मैप में। ठीक है, तो जैसे ही माइंड मैप बन जाता है आप आंसर करोगे क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस कीवर्ड्स, माइंड मैप एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ठीक, राइट। जो बिगिनर्स है वो कोशिश करें इसको करना, डोंट वरी अगर आपसे नहीं होता है, बिकॉज आगे जाके जब मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको करना है। और जो रेगुलर है उनको पता है, ये बार बार वो कर रहे हैं, इसी को और बेटर तरीके से आपको वो करना है। ठीक है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आज का डर फ्री आरसी ड्रिल देना। सो दोस्तों, दोज हु आर रेगुलर दे ऑलरेडी नो हाउ टू टेक द डर फ्री आरसी ड्रिल। हर दिन मंडे टू फ्राइडे 11 AM में अपने पास जो है हमारे smartkira.com स्मार्ट रीड के जो पेज है उस पे आपको एक डर फ्री टैब मिलेगा, राइट। और वहां डर फ्री टैब में हर मंडे टू फ्राइडे 11 बजे आपको क्या मिलता है, एक फ्री टेस्ट, फ्री आरसी टेस्ट, राइट। तो आज के टेस्ट पे 5 जून का टेस्ट जो है उस पे जाइए, उस पे पहले वोकैब सेक्शन को स्किप कीजिएगा। आपको पता है हमारी फिलॉसफी कि वोकैब करके हम पैसेज नहीं करते हैं, उससे जो है एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आता है। हम वोकैब वाले सेक्शन को स्किप करेंगे। तो वोकैब सेक्शन में 2 चीजें, वोकैब के वर्ड्स के मीनिंग है और पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है, और एक क्लोज टेस्ट है। ये दोनों को आप स्किप करोगे और
डायरेक्टली चले जाओगे पैसेज पे। पैसेज में आपको एक टाइमर दिखेगा, उस टाइमर पे जाके आप टाइमर को एडजस्ट कर सकते हो। 4 मिनट दिखेगा शायद, तो 5 या 7 मिनट या 6 मिनट कुछ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो 7 मिनट्स पे रखना, और अगर आप रेगुलर हो तो 5 मिनट्स में रखना, ठीक है, राइट, ओके। तो ये टाइमर लगा के आप पैसेज को उसी तरह से करोगे जैसे मैंने अभी आपको बोला। हरी नहीं करोगे, लेकिन वो सारे एडवाइस जो मैंने अभी दिया उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे, ठीक है, राइट। सो पॉज द लेक्चर नाउ, गो टू दिस लिंक, मैं नीचे पिन कमेंट में इसका लिंक भी दे दूंगा, राइट। और डर फ्री का आज का 5 जून का टेस्ट देके वापस आओ, रिज्यूम करो, एंड देन वी विल सी, आई वुड शो यू कि कैसे आपको जितना भी स्कोर मिले इस पर्टिकुलर पैसेज में, कैसे आप 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर सकते थे विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। हो गया, आपने दे दिया, चलिए। सो आई विल नाउ एक्सप्लेन द whole thing to you in the same way I had asked you to solve it. 3 steps of RC solving फॉलो करके और 3 गुड हैबिट्स ऑफ एक्टिव रीडिंग फॉलो करके मैं आप लोगों को अभी यही पैसेज सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आप कितना अच्छा इसमें कर सकते थे। रेडी? ओके। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा आरसी सॉल्विंग का दोस्तों? हमें पढ़ना था क्वेश्चंस को पढ़ के आइडेंटिफाई करना था कीवर्ड है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, व्हाई हैज द इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द दिल्ली जिमखाना क्लब टू वैकेट इट्स प्रेमाइसेस। तो कोई इवेंट है जहां पे गवर्नमेंट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रेमाइसेस को जो है वैकेट करने को कहा है, ठीक है। तो इसको रख देते हैं, ये हमारा एक कीवर्ड हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्लब्स मेंबरशिप ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। तो क्लब का मेंबरशिप ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में कैसे होता था उसके बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फैसिलिटी और एमिनिटी अवेलेबल टू दिल्ली जिमखाना क्लब। कौन सी चीज इसमें से नहीं है? तो ऑप्शंस में जाना है और देखना है कौन कौन सी है, एलिमिनेट करना है और आंसर आएगा। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ स्प्रॉलिंग। तो एक चीज नोटिस किया, ये चारों में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, हमारे पास कीवर्ड्स है, हमें रेफरेंस पॉइंट्स मिल रहा है कि पैसेज में कहीं ना कहीं ये चीजें मेंशन्ड है। Why do some people jokingly call Delhi Gymkhana Club a retirement village for the establishment? तो कोई जोक है retirement village for the establishment, उसके बारे में पूछा है। Which of the following can be logically inferred from the passage? ये एकमात्र क्वेश्चन है जिसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अब हमारे पास ये 5 आ गए। अब with this at the back of our mind, what do? We read the passage actively. That is our second step of solving RC. Yes or no दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पैसेज को 2 हिस्सों में बांट दिया है, आधा पैसेज इस स्लाइड में, आधा पैसेज उस नेक्स्ट स्लाइड में। अब मैं पैसेज को एक्टिवली रीडिंग करूंगा 3 स्टेप्स ऑफ आरसी सॉल्विंग के साथ, और आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे माइंड मैप आपको बनाना था। आपको चेक करना है कि क्या आप भी इस तरह से बना सकते थे, या आपका माइंड मैप भी इससे क्लोज हुआ था कि नहीं हुआ था। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुछ आपको दिक्कतें मिली थी कि नहीं। एंड ऑब्वियस सी बात है, कमेंट सेक्शन में मैं और भी एक चीज मांगूंगा आखिर में, दैट इज योर ओल्ड स्कोर एंड न्यू स्कोर, राइट। अभी आपने जो टेस्ट दिया उसमें आपका एक ओल्ड स्कोर आया है, राइट, उसी स्कोर को ओल्ड स्कोर बोलेंगे, ठीक है, जो भी आपका टेस्ट में स्कोर आया है। और अभी मैं जब आगे बढ़ाऊंगा ये पैसेज को पढ़ के क्वेश्चंस को आपको फिर से दूंगा, आप पॉज करके 15-20 सेकंड 30 सेकंड देके क्वेश्चंस को फिर से आंसर कीजिएगा, और फिर देखिएगा आपका न्यू स्कोर कितना आ रहा है। और ये दोनों स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा दोस्तों, जैसे मैं लाइव में हर रोज करता हूं ना वैसे ही, राइट। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि डर फ्री के टेस्ट जो है 48 आवर्स के लिए अभी लाइव रहते हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को बाद में देख रहे हो, जब वो लाइव नहीं है, तो आपको यही स्टेप्स को फॉलो करना है जो स्टेप्स मैंने दिखाया है। अभी जब मैं आप लोगों को स्लाइड्स देता रहूंगा, पॉज करते करते आपको फॉलो करना है, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Indian government has ordered one of the India's most exclusive private clubs, Delhi Gymkhana Club, to vacate its sprawling premises. Sprawling था हमारे पास, vacate का इशू भी था हमारे पास रेफरेंस में, क्वेश्चन में। The latest move against institutions seen as symbols of Delhi's old world establishment.
ठीक है, तो मुद्दे को जो है इशू को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। द क्लब हैज लॉन्ग बीन सिनोनिमस विथ इंडियाज अपर एचलॉन्स, although before independence in 1947 it was largely a preserve of the British colonial elite, admitting only a select few Indians. The Delhi Gymkhana Club is one of the country's oldest institution, part colonial relic, part social club, part establishment power center. Now it is suddenly under threat. तो दोस्तों इस पैसेज की मुद्दे की बात क्या है? मैं बार बार आपको बोलता हूं कि एक्टिव रीडिंग करने के दौरान आप जो है फोकस के साथ पढ़ के उसका क्रक्स निकालिए। तो क्रक्स क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट वांट्स दिल्ली जिमखाना क्लब की प्रेमाइसेस, राइट? क्लब एक एलीट लोगों की प्लेस है, ये वाली क्लब की जो बात हो रही है। अर्लियर ब्रिटिशर्स की क्लब थी, अभी जो है कौन जाते हैं? इंडियन एलीट। ये एक कॉलोनियल रेलिक है, एक क्लब भी है और एक पावर सेंटर भी है, राइट? यही मुद्दे की बात जो है हमारे ऑथर ने यहां पे डाला है, जो उन्होंने दिल्ली जिमखाना क्लब को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दिया है। तो यही इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बाकी सब कुछ है एडिशनल डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्टिव रीडिंग से नेक्स्ट पैरा को पढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द क्लब टू वैकेट द 11 हेक्टेयर्स इट ऑक्युपाइज इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली। तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें पहले ही बता दिया गया है कि गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला है कि भाई ये वेकेट कर दो। अब वो कितना बड़ा एरिया है उसके बारे में भी बात रहे हैं। सेइंग द लैंड इज नीडेड फॉर डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। याद है इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था। ऑब्वियसली आप अभी रुक के वो क्वेश्चन नहीं आंसर करोगे, बट आपको आइडिया लग गया कि यहां से क्वेश्चन था। द नोटिस इनिशियली गिव द क्लब जस्ट 2 weeks टू लीव। Lawyers rushed to the Delhi High Court seeking to halt the eviction. The court declined to intervene, but India Solicitor General Tushar Mehta assured the court that any action would take place strictly in accordance with law, easing fears of an immediate shutdown and buying the club some time. Okay. तो कैसे इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुआ? इवेंट्स ऐसे अनफोल्ड हुआ कि 27 एकड़ का लैंड गवर्नमेंट को चाहिए, किस लिए ना? डिफेंस रिलेटेड इंफ्रा एंड स्ट्रैटेजी के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन में भी था। अच्छा, 2 वीक दिए गए थे पहले, तो लॉयर कोर्ट पे गए, तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई लॉ फॉलो किया जाएगा, और उससे जो है क्लब वालों को थोड़ी सी शांति मिली क्योंकि इमीडिएट उनको वैकेट नहीं करना पड़ेगा, उनको लगा, राइट? दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पैरा नंबर 3 पे। Founded in 1913 as the Imperial Delhi Gymkhana Club, it began as an exclusive preserve for British administrator and military forces. Only a select group of Indians were admitted, largely drawn from princely rulers, senior civil service officers, judges, lawyers and wealthy industrialists considered socially acceptable for the British Raj. Again, यहां से एक रेफरेंस देखो, रेफरेंस पॉइंट पहले क्वेश्चन पढ़ लेने का फायदा दिख रहे हो आपको? रेफरेंस पॉइंट्स जो है दिख जाते हैं कि उनका एक क्वेश्चन था कि भाई ब्रिटिश पीरियड में कैसा होता था क्लब में एंट्री, तो उसके ऊपर यहां पे है हमारा। अब इसका अगर माइंड मैप हम अपने माइंड में ही बना रहे, मैं आपके लिए लिख के यहां पे दे रहा हूं, एज अ बिगिनर आप भी लिख सकते हो पॉइंट वाइज। बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंसेस नहीं बनाने होते हैं माइंड मैप में, पॉइंट वाइज, जस्ट फॉर द रेफरेंस। लेकिन विद टाइम आप देखोगे कि ये आप माइंड में ही कर पा रहे हो, ठीक है? तो हिस्ट्री के बारे में बताया गया इस पैराग्राफ में। 1913 में फाउंड किया गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए, और कुछ इंडियंस को अलाउ किया जाता था। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन से इंडियंस अलाउ किए जाते थे, क्या होते थे, ये सब तो मुझे पैराग्राफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन होगा वहां से और देखना होगा, मैं पैराग्राफ में आके देख लूंगा। माइंड मैप के बाद क्यों बनाऊंगा? बिकॉज माइंड मैप इज जस्ट टू हैव अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज सो दैट आई कैन गो टू रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ द पैसेज एंड आंसर the questions fast, right, and accurately, obviously. Today it remains, अब next para पे चलते हैं। Today it remains a world of senior civil servants, military officers, old Delhi families and business people. Membership is famously hard to secure, with waiting lists that often stretch to 20 to 30 years. क्या बात है, आदमी मर ही जाएगा है। Only about 20% of memberships places are reserved for those outside the government service, and about 100 membership open up each year. तो बहुत ही टाइट मेंबरशिप जो है रूल्स है दोस्तों,
तो इसको हम समराइज करते हैं आज के डेट पे। पहले तो ब्रिटिशर्स के लिए एक्सक्लूसिव ज्यादातर था और बहुत सिलेक्टेड इंडियंस के लिए। अभी जो है इंडियन सीनियर सिविल सर्वेंट्स, मिलिट्री के ऑफिसर्स, दिल्ली के ओल्ड बिजनेस फैमिलीज, ये सब जो है वहां पे जाते हैं। ह्यूज वेटिंग लिस्ट है नए ज्वाइनीज के लिए, ह्यूज वेटिंग लिस्ट। अच्छा, कितने साल का है क्या नहीं है, ये सारे डेटा जो एडिशनल डेटा है, इसके लिए मैं वापस आ जाऊंगा। ओके, राइट, गॉट इट। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि माइंड मैप में सिर्फ नेसेसरी डेटा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लॉजिक, द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैरा को करते हैं ना दोस्तों। द colonial style clubhouse and its grounds feel worlds away from Delhi's chaotic traffic and heat. Members have access to tennis and squash courts, bars, dining rooms, library, rooms of cards and billiards. Oh, एक क्वेश्चन था, याद है कि कौन सा इसमें नहीं है दिल्ली जिमखाना क्लब में, तो वो यहां से आएगा। ये भी हमें आइडिया लग गया। 43 guest cottages, visitor rooms. For many members, the club is part of social life, part second home. For some elderly member, it also serves as a kind of meals on wheels service. Chauffeurs collect lunch and dinner from the club to eat at home. Some people joke it as a retirement village for the establishment. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। तो मुद्दे की बात यह है कि लास्ट पैराग्राफ दे रहा है कि दिल्ली जिमखाना क्लब जो है, जो उनके मेंबर्स है, उसके लिए क्या करती है, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो उसी को हम लोग समराइज करते हैं। ब्रिटिश स्टाइल क्लब हाउस वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दिल्ली। एक तो दिल्ली से एकदम अलग माहौल देती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, ये सोशल लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है उनके मेंबर्स के लिए। सेकंड होम ऑलमोस्ट। फॉर सम एल्डरली फूड सर्विस भी वहां से आता है, और रिटायरमेंट विलेज वाला जोक भी है। अच्छा, रिटायरमेंट विलेज वाला जोक मैं वैसे इंक्लूड नहीं करता अगर वो क्वेश्चन में नहीं होता, क्योंकि है तो उसको मैंने माइंड मैप के पार्ट में लिखा ताकि हमें रेफर करने में आसानी हो। ठीक है, राइट। नाउ लुक एट द कंप्लीट माइंड मैप इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। ये पूरा पैराग्राफ वेरी डेटा हैवी पैराग्राफ, बहुत सारा डेटा इसमें है, बट मुद्दे की बात तो ये समरी है, ये क्रक्स है ना। एंड दिस फ्लो चार्ट ऑफ समरी ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड माइंड मैप। समझे? राइट। नाउ ये माइंड मैप आपसे बन सकता था कि नहीं बन सकता था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई एम श्योर कि जो लोग आप लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, ये वो लोग तो इसको ही बनाए होंगे। और अगर इसी को बनाए होंगे अपने दिमाग में या कॉपी में कहीं पे भी, तो आपका 6 out of 6 विथ 100% एक्यूरेसी आज लाने में कोई नहीं रोक सकता था। भले ही आपका स्कोर कुछ भी आया हो टेस्ट में, वो अगर कम आया है, उसका रीजन है कि आपने कुछ तो गड़बड़ किया टेस्ट देते वक्त, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी 6 out of 6 है। अभी अगले 10 मिनट में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बट ये ध्यान रहे, इस प्रूफ करके दिखाने में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। कैसे सपोर्ट चाहिए? ये मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1। आप पॉज करेंगे, खुद सोचेंगे कि आंसर क्या होगा और अपने पास लिखेंगे आंसर, और फिर रिज्यूम करके नया आंसर, ये आपका नया आंसर है, रिज्यूम करके देखेंगे मेरा एक्सप्लेनेशन, और फिर देखेंगे मैच करके, अरे सर ने जो बोला, सर ने जो सोचा वही तो मैंने भी सोचा। Then it would give you after 6 questions a realization that you are capable of this. आप अपने आप से परफॉर्म इतना सा करवा रहे हो। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले पॉज करके आप 30 सेकंड के अंदर आंसर कीजिए। कर लिया? चलिए मैं अब इसको करता हूं। Why has the Indian government ordered the Delhi Gymkhana Club to vacate its premises? दोस्तों ये वाली बात तो हमारे माइंड मैप में ही है। कहां है ना, यहां पे है सेकंड वाले माइंड मैप के पैराग्राफ में। 27 एकर्स लैंड गवर्नमेंट को चाहिए डिफेंस रिलेटेड इंफ्रा एंड स्ट्रैटेजी में। तो अगर मुझे सिर्फ ऑप्शंस देख के माइंड मैप से रेफर करके आंसर करना है तो मैं कर सकता हूं, और अगर मान लो अपने माइंड मैप को माइंड में बनाया तो आपको पता है कि ये वाला पोर्शन जो है आपके सेकंड पैरा में है, उस वाले पार्ट पे रेफर करके आप आंसर कर सकते हो। दोनों केस में आपका आंसर सही होगा। देखते हैं कैसे। द क्लब हैज फेल्ड टू मेंटेन इट्स बिल्डिंग एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज। नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए है। ठीक है, वहां पे, यहां पे तो हमने देख ही लिया, यहां पे भी देखो कि सेइंग द लैंड इज नीडेड फॉर दिस दिस दिस। तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ पर्पस के लिए, डिफेंस के लिए, स्ट्रैटेजिक के लिए, तो ये हटा दिया। द गवर्नमेंट वांट्स द लैंड फॉर डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर स्ट्रैटेजिक पर्पस। एकदम जो यहां पे है या जो यहां पे है वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, राइट। तो दोनों अगर माइंड मैप से करोगे तो और जल्दी होगा, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, और अगर पैसेज में जाकर करोगे 20-25 सेकंड में, लेकिन 30 सेकंड के अंदर फिर भी आंसर आ जाता है। लेकिन
आपको और 5-10 सेकंड देना है बाकी ऑप्शंस को पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि दैट इज अ गुड हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश, क्योंकि बहुत बार हम लोग जल्दबाजी में ऑप्शन को गलत पढ़ लेते हैं। इसीलिए अगर पांचों के पांचों ऑप्शन पढ़ेंगे तो केयरलेस मिस्टेक का चांस कम हो जाता है। तो ये तो हमारे लिए फिलहाल जो है आंसर ऑप्शन है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। मेंबरशिप ऑफ द क्लब हैज डिक्लाइन शार्पली ओवर द पास्ट डिकेड, नहीं। क्लब हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग मल्टीपल टैक्स, इसके बारे में कोई बात नहीं हुआ है, एलिमिनेटेड। गवर्नमेंट प्लान्स टू कन्वर्ट द प्रेमाइसेस इनटू अ पब्लिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तो गलत है, झूठ है, मिलिट्री पर्पस के लिए चाहिए उन लोगों को। तो देयरफॉर ओनली बी क्वालिफाइज एज द आंसर। मतलब कोई चांस था कि आपका ये गलत होता? अगर आपने एक्टिव रीडिंग से माइंड मैप बना के क्रिटिकली थिंक करके अब ऑप्शंस को पढ़ते, बाकी चारों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते, सिर्फ बी रहता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। कर लिया? अब which of the following period is true regarding clubs membership during British colonial period? तो ब्रिटिश colonial period में जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री ऑफिसर्स ज्यादा जाते थे और बहुत ही कम इंडियंस जाते थे। तो देखते हैं, मेंबरशिप वाज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिश सिटीजन एंड नो इंडियंस वर अलाउड, नहीं, सिलेक्ट इंडियंस वर अलाउड, तो ये तो गलत हो गया। ए, मेंबरशिप वाज ब्रॉडली अवेलेबल टू इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन, नहीं, इतना भी ब्रॉडली अवेलेबल नहीं था, ये भी गलत हो गया। क्लब मेनली केटर्ड टू मर्चेंट ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नहीं, राइट, ये भी गलत हो गया। एडमिशन वाज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स विथ ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडियंस बीइंग एक्सेप्टेड। ए बी सी डी में डी ऑब्वियसली बेटर है, एक बार ई को पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश एंड इंडियन मेंबर्स वर एडमिटेड इन रफली इक्वल नंबर्स, नॉट एट ऑल, सो ओनली डी कुड हैव बीन द आंसर हियर। देख रहे हो दोस्तों, 15 सेकंड से 20 सेकंड ऑप्शंस पढ़ोगे और आंसर आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिव रीडिंग, माइंड मैपिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो माइंड मैप आपने बनाया है उसके ऊपर एलिमिनेशन एकदम फटाक से हो जाता है जैसे ऑप्शन बढ़ते हो, और इसीलिए आपका दो ऑप्शन के बीच में जो कंफ्यूजन है वो कभी होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी पॉज करके, इसमें क्या आपको 20 सेकेंड लगना चाहिए, पॉज करके आंसर कीजिए। डन। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फैसिलिटी और एमिनिटी अवेलेबल। तो हमारे लास्ट वाले में मेनी ऑप्शंस अवेलेबल जो है ये हमने लिखा था, कौन कौन से ऑप्शन है इसके लिए मुझे पैसेज में वापस जाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा और मिला के अपने ऑप्शंस के साथ। टेनिस कोर्ट है क्या? यस, टेनिस कोर्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। लाइब्रेरी है क्या? हाँ है, ये आंसर नहीं होगा। गेस्ट कॉटेजेस एंड विजिटर रूम, गेस्ट कॉटेजेस एंड विजिटर रूम है क्या? तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नॉट मेंशन चाहिए। गोल्फ कोर्स, भाई गोल्फ कोर्स नहीं दिखा, रख देते इसको। रूम फॉर कार्ड्स एंड बिलियर्ड्स, रूम फॉर कार्ड्स एंड बिलियर्ड्स है, तो ये भी नहीं होगा, राइट। अच्छा, गोल्फ कोर्स ढूंढने में ज्यादा टाइम मत लगाना, जस्ट बाकी चारों देख लेना तो उसी से पता चल जाएगा कि गोल्फ कोर्स ही आंसर होगा। ओके, डी इज योर आंसर। क्लियर? Right, again 15 to 20 seconds and your question is done. ये मैं टाइम क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि मैं एंड में जाके आपको दिखाऊंगा कैसे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को 5 मिनट के अंदर कर सकते थे। देखो, सिर्फ सही होना जरूरी नहीं है ना, टाइम के अंदर करना, बिकॉज टाइम लिमिटेड वे में तो हम लोग कर रहे हैं ना इस एग्जाम में। ठीक है, ये डुएबल पैसेज था, हो सकता है कि बहुत लोगों का हो गया, लेकिन क्या 4 से 5 मिनट के अंदर हुआ? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। दोस्तों, ऑल ऑफ यू नो दैट मेरा जो अचीवर्स प्रोग्राम का सब्सक्रिप्शन है दैट इज एन ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन, मतलब उसमें इंग्लिश कमांड बैच, सीआर मास्टरी बैच, डिस्क्रिप्टिव एसबीआईपीओ, आईबीपीएसपीओ, इन सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है ना? अब अगर आपको ये अचीवर्स बैच को अगर आपको लेना है और आप इंटरेस्टेड हो, पहले आई वुड सजेस्ट एडवाइस कि उसका जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक बार देख लेना ताकि फ्रेमवर्क आपको पता चल जाए। तो वो फ्रेमवर्क मैंने इंग्लिश कमांड बैच की इंट्रोडक्शन मॉड्यूल पे ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है, सॉरी क्लास है, उसमें फर्स्ट लेक्चर है, उसमें डाला है, उसको देख लेना। आपको अगर पसंद आता है कि यार सर ये तो बड़ा लॉजिकल है, साइंटिफिक वे में जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं वो अगर आपको एक्साइट करता है, राइट, नो रट्टाफिकेशन वाला मेथड जो मैं कुछ फॉलो करवाता हूं आपके लिए, वो आपको एक्साइट करता है, तो देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन। ठीक है, ओके, बट उसको एक बार देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप पॉज करके कीजिए। हो गया? चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ स्प्रॉलिंग।
तो पहले ही उसमें था कि डू वेकेट इट्स स्प्रॉलिंग प्रेमाइसेस। मान लेते हैं कि पहले पैराग्राफ में आपको समझ में नहीं आया स्प्रॉलिंग प्रेमाइसेस क्या है, लेकिन अभी तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है ना, पूरा पैसेज पढ़ लिया है। आपको पता है कि दिल्ली जिमखाना का जो एरिया है वो ह्यूज है, विशाल है, क्योंकि आगे जाके यहां पे बोलते हैं कि 11 हेक्टेयर 27 एकड़ की जमीन बड़ी है काफी, बार बार रेफरेंस है उस चीज को, तो क्लोजेस्ट टू मीनिंग होगा बड़ी जगह, ऐसा कुछ। तो रेस्ट्रिक्टिव ऑब्वियसली नहीं, एंटोनिम है एक्सपेंसिव, बड़ी जगह, राइट, हो सकता है। कॉम्पैक्ट ऑपोजिट है, क्राउडेड ऑपोजिट है, कंसील्ड इरेलेवेंट है। तो ओनली वन इज बी दैट इज रेलेवेंट एज क्लोजेस्ट मीनिंग की स्प्रॉलिंग का, यस और नो। तो देखो इसीलिए मैं कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी बार बार बोलता हूं कि हो सकता है कि आपको स्प्रॉलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट से, और सिर्फ इस पैरा के कॉन्टेक्स्ट से नहीं, पूरे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि आपने पूरे पैसेज को पढ़ लिया है, माइंड मैप बना लिया है, उसी से आप जो है आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलिए, और सही आंसर करते, वो भी 15 सेकंड में। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकंड से 40 सेकंड का टाइम दो और इसको करो। हो गया, चलिए। Why do some people jokingly call the दिल्ली जिमखाना क्लब a retirement village for the establishment? अब ये रिटायरमेंट विलेज वाला जोक जो है आखिरी पैराग्राफ में था, चलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पार्ट सेकंड होम हो जाता है, एल्डरली मेंबर के लिए तो मील्स ऑन व्हील्स भी हो जाता है, राइट। ठीक है, तो वो खाना भी वहीं से मंगाते हैं। तो देखते हैं, बिकॉज द क्लब वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश एज ए रेसिडेंशियल कम्युनिटी फॉर रिटायर्ड सिविल सर्विसेज, नहीं, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है, हटाओ इसको। बिकॉज मेंबरशिप इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड, नो, लंबी कतार है यार। बिकॉज मेनी एल्डरली मेंबर्स ट्रीट द क्लब एज ए सेकंड होम एंड रिलाई ऑन इट फॉर बोथ सोशल एंड एवरीडे इनकन्वीनियंस। सिर्फ एल्डरली ही ट्रीट करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी लोग भी कर सकते हैं, बट रख देते हैं बिटवीन ए बी एंड सी। सी सिम्स टू बी द बेस्ट सूटेड टिल नाउ, राइट। और ये जो सोशल लाइफ, एवरीडे कन्वीनियंसेस के लिए खाना वहां से आना, ये तो है ही है। ठीक है, तो इसको रख देते हैं। Because most sporting recreational facilities have gradually been converted into accommodation. नहीं, ये क्या? This is obviously not. Because the government plans to transform the club into a retirement complex. नहीं, ऐसा एकदम नहीं है, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बनाना चाहते। तो ए, बी, डी और ई एकदम क्लियरली एलिमिनेट हो जाता है। अगर पहले आपको सी में हल्का फुल्का भी डाउट था, अभी आपको क्लियर है कि सी के अलावा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। So therefore C is the answer. Okay, right? So always use OEM, option elimination method, in your English language section when it comes to exams like this. चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग दीजिए। ये पूरा क्रिटिकल रीजनिंग ओरिएंटेड आपके ओवरऑल पैसेज के अंडरस्टैंडिंग से है। ठीक है, दो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट रखा है, फिर भी आप इसको अपने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो। तो इसको कीजिए 30-40 सेकेंड में, डन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड। अब इसमें कोई रेफरेंस पॉइंट तो था नहीं, तो हमें ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहां से रेफर किया गया है ऑप्शंस में, और उसके हिसाब से हमें रेफर करना पड़ेगा। दिल्ली जिमखाना क्लब इज लार्जली नोन फॉर इट्स ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग एंड हैज बीन नॉन कंप्लायंट विद लीगल एंड फाइनेंशियल। इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई, बार बार ये वाला बात आ रहा है, लेकिन इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो दिस कैन नॉट बी लॉजिकली इन्फर्ड। If actions are carried out in strict accordance to Indian law, then the shutdown or eviction of Gymkhana Club is unlikely to be immediate or rushed. अब देखो, ये बात हमने माइंड मैप में भी की थी कि क्लब गॉट सम टाइम, क्योंकि एसजी ने बोला कि अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, और यही बात आप अगर यहां पे और वापस आओगे तुषार जे मेहता, दैट एनी एक्शन वुड टेक प्लेस स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ईजिंग फियर्स को हल्का कर देता है ऑफ एन इमीडिएट शटडाउन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लॉ के तहत हुआ तो जो है इमीडिएट जो है उनको निकालना नहीं पड़ेगा, राइट। सो बी समथिंग दैट डेफिनेटली कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डेटा इन द पैसेज। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी इन्फर्ड और क्लियरली रिटन नहीं है कहीं पे। दिस इज सीआर एप्लीकेशन क्वेश्चन। यही मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं कि आप लोग जो है सोचते हो कि सीआर आपका मेंस में ही सिर्फ आएगा, वो भी रीजनिंग सेक्शन में। गलत सोच। सीआर आपका प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, और इंग्लिश के सेक्शन में, आरसी के क्वेश्चन में, पैराजंबल के क्वेश्चन में आ सकता है, राइट, उसका एप्लीकेशन। तो इसीलिए सीआर को एक लेवल तक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन फॉर योर प्री। तो ये बी तो हम लोग रख देंगे, बट बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेंगे। क्लब्स एक्सेप्शनली लॉन्ग वेटिंग लिस्ट सजेस्ट दैट इट्स मेंबर्स विल कंटिन्यू ग्रोइंग इंडेफिनिटली इन द फ्यूचर विदाउट एनी डिक्लाइन।
this is something that has that we do not have enough data, and maybe but indefinitely in the future, और जब मेरे पास B है, B is definitely better than C, yes or no, right? Okay, the Delhi High Court has fully endorsed and officially supported government's reasons. Well, fully endorsed है कि नहीं है उसके बारे में इंटरवीन करने को मना किया है, बट फुल्ली एंडोर्स भी किया है, इसके बारे में डेटा नहीं है, हटाओ. कॉलोनियल ओरिजिन्स इंश्योर्स दैट इज मेंबरशिप पॉलिसीज रिमेन लार्जली अनलोज, नहीं अनचेंज होगा तो इंडियन कैसे घुसेगा, इसको हटाओ, राइट? तो ओनली बी कैन बी द आंसर. सी क्लोज दिख रहा था बट बी बेटर दिख रहा था, देयरफॉर योर आंसर इन दिस केस इज बी. ठीक है, राइट? अब देखो क्या क्या हो सकता था. आप पहले क्वेश्चन को रीड करते तो 30 सेकंड लगता आइडेंटिफाई करना कीवर्ड. पैसेज को रीड करते, अगर आप अचीवर्स बैच में हो, आपकी स्पीड ऑलरेडी 300 के ऊपर है, तो पैसेज रीड करने में हार्डली 1.5 मिनट लगता. अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, पैसेज रीड करने में ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट लगना चाहिए था. इससे ज्यादा लग रहा है तो अपने रीडिंग स्किल के ऊपर इमीडिएटली काम करो. इवन इनको भी काम करके 2 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए. अब उसके बाद जो है आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते, ज्यादातर क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में होता है, एक आध 40-45 सेकंड लगता. तो बेसिकली वी कैन सी दैट 2.5 मिनट में जो है आपका क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाता. तो देयरफॉर मैक्सिमम टाइम जो आपको लगता वो है 5.5 मिनट. ठीक है, 5 मिनट 30 सेकेंड. और मिनिमम टाइम जो लगता, या मिनिमम क्या मतलब 4.5 मिनट के अंदर तो आराम से हो जा सकता था, राइट? वो तो यहां पे भी कर देते 4 से 4.5 मिनट के अंदर. तो दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट इट वाज, और 6 आउट ऑफ 6 स्कोर आता, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब आप लोग अपना न्यू स्कोर और ओल्ड स्कोर दीजिएगा और टाइम भी बताइएगा कितना अच्छा हो सकता था कमेंट सेक्शन में. ठीक है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेज ऑफ और लास्ट सेगमेंट ऑफ टुडे, और वो है वोकैब. लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों, आप अगर पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो राइटिंग अभी से स्टार्ट करो, और उसका सबसे अच्छा तरीका है समरी राइटिंग से स्टार्ट करने में. समरी कैसे लिखना है उसके लिए मैंने ये एक सेशन दिया था, वही कमांड बैच में, इंग्लिश कमांड बैच में, जहां पे मैंने ओरिएंटेशन देखने को कहा, वहीं उसी मॉड्यूल में तीसरा या चौथा लेक्चर है समरी वाला, जाके देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा समरी कैसे लिखना है. किस चीज का समरी लिखना है बताता हूं. देखो, जनरल रीडिंग आपको डेली जो है 15 से 20 मिनट जो है एडिटोरियल्स 3 से 4 पढ़ना है. उसमें से एक एडिटोरियल लिख का समरी लिखना है, उसमें 5 से 10 मिनट लगेगा, राइट? तो इसीलिए 20 से 30 मिनट मैंने डेली एडिटोरियल में आपको देने बोला है, खुद से रीडिंग, राइट? दूसरा, मैगजीन 5 से 10 आर्टिकल हफ्ते में एक बार, बुक्स हफ्ते में एक या 2 हफ्ते में एक तो खत्म करना ही है. मैगजीन बुक्स कौन से पढ़नी है उसके लिए ये दोनों लेक्चर मैंने रेस्पेक्टिवली लिया है. इसके अलावा आरसी की प्रैक्टिस हफ्ते में कम से कम 6 होनी चाहिए, राइट? जिस मॉडल में मैंने अभी आपको आरसी का प्रैक्टिस कराया उसी हिसाब से. ठीक, चलिए अब फाइनल स्टेज, फाइनल सेगमेंट ऑफ द डे, वोकैब. इसमें हम वॉर के जो वर्ड्स है उसका वोकैब करते हैं. पहला इज रेलिक. आज का वर्ड रेलिक कैसे यूज हुआ था दोस्तों, कि पार्ट कॉलोनियल रेलिक, दिल्ली जिमखाना क्लब, मतलब पुरानी चीजों की कोई निशानी. तो मीनिंग भी वही आया, एन ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन और आइडिया दैट हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर टाइम, रेमिनेंट ऑफ द पास्ट, ऑफन कैरीज इमोशनल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. तो देखो, जो कॉन्टेक्स्ट से तुमने गेस कर पाया उसी के आसपास जो है आपका मीनिंग भी हुआ. ठीक है. दूसरा, association. The ruins of Nalanda are precious relics of India's ancient scholarly tradition, reminding us of a time when students came from across India to study there. तो मैंने आपको रिलिक को एक एसोसिएशन करके भी दिखा दिया कि नालंदा में जो रूइंस है वो एक्चुअली हमारे पास्ट के रिलिक ही तो है, राइट? ओके, तो इससे आपको याद रहेगा हमेशा. मैंने क्या बोला था, कॉन्टेक्चुअल और एसोसिएटिव वोकैबुलरी, वो ये है. सिनोनिम, आर्टिफैक्ट, रेमिनेंट, वेस्टीज, एंटीक, एयरलूम, लेफ्टओवर, कीपसेक, मेमोरियल, अलग अलग वर्ड. अब इनके अलग अलग यूसेज होते हैं. सिनोनिम हमेशा वर्ड मीनिंग नहीं होता है, वो क्लोजेस्ट मीनिंग होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, और वही मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को. यही मैंने वोकैब में आप लोगों के लिए अलग किया ना, ताकि आप लोगों को विड्थ ऑफ वोकैब समझ में आए. नुआंस देखो, आर्टिफैक्ट हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे म्यूजियम डिस्प्लेड रेयर रोमन आर्टिफैक्ट. एयरलूम होता है जनरेशन के थ्रू जो पास होता है उसके लिए, वॉच बिकम ए चेरिश्ड फैमिली एयरलूम. वेस्टीज होता है हल्का सा स्ट्रेस रह जाता है उसके लिए. लैंग्वेज सर्वाइव्स ओनली एज अ वेस्टीज ऑफ एन ओल्डर कल्चर, राइट? ठीक है, अलग अलग यूज कर रहा हूं कितना, और ये सारी सिनोनिम है रिलिक के. रिलिक को रिप्लेस कर सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. रिलिक के साथ एक ट्रिविया पता है क्या है, कि रिलिक को फिगरेटिवली भी यूज किया जा सकता है. जैसे कैश ओनली बिजनेसेस आर बिकमिंग अ रिलिक ऑफ द प्री डिजिटल एरा.
ऐसी चीज जो कि खत्म होने वाली है बहुत, या खत्म हो चुकी है, राइट? ओके, सो दैट वाज रेलिक फॉर यू माय फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं। सॉरी, आज एनिमेशन में ये वाला भूल गया था एनिमेट करना, तो लाइन से आते हैं। सिनोनिम्स बिना एनिमेशन के रह गए। एशेलॉन्स, एशेलॉन्स एक नाउन है जो कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ कि इंडियाज अपर एशेलॉन्स के साथ जो है सिनोनिमस हो गया ये क्लब, मतलब एलिट ऐसा कुछ लग रहा है हमें। देखें, मीनिंग लेवल और रैंक्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लेवल के लिए भी यूज होता है, यूजुअली हायर लेवल के लिए यूज होता है। चलिए वही हमने गेस किया था। देखा, कॉन्टेक्स्ट के साथ जब लॉजिक लगाते तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाता है मीनिंग क्या है। अब एसोसिएट करते हैं। शिवाजी's rise from a regional leader to the highest echelons of powers transformed the Maratha movement into a formidable empire। यही हुआ था ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जब ने मराठा एम्पायर बनाया था तो वो इतना पावरफुल हो गए थे, तो ही वेंट इनटू इंडिया में हायर एशेलॉन्स ऑफ पावर। Synonyms: ranks, levels, strata, tiers, leadership, upper circles, hierarchy, command structure। हायर लेवल्स के लिए यूज होता है, लेकिन वैसे भी लेवल्स के लिए एशेलॉन्स यूज हो सकता है। अब देखो यहां पे एग्जांपल देता हूं। सी रोज थ्रू द रैंक्स टू बिकम सीईओ, राइट? रैंक्स को ऐसे यूज किया जाता है, एशेलॉन्स के लिए हायर लेवल यूज होता है, बट रैंक्स को ऐसे भी यूज किया जाता है। डिसीजन वाज टेकन बाय द हाईएस्ट टीयर्स ऑफ द मैनेजमेंट, यहां पे एशेलॉन्स यूज हो सकता है। करप्शन रीच द अपर एशेलॉन्स ऑफ गवर्नमेंट, या स्ट्रेटा ऑफ गवर्नमेंट, यहां पे यूज हो सकता है। The word, ट्रिविया बताता हूं, word comes from a French military formation called echelon where troops stood in staggered rows। ठीक है, तो ये एशेलॉन के साथ एक कहानी है। ये कहानियां, एसोसिएशन, ये हमें हेल्प करता है वर्ड को रिमेंबर करने के लिए। हम मशीन थोड़ी ना है कि डिक्शनरी उठाएंगे और वर्ड रट लेंगे। मेरे को तो बड़ा दिक्कत आता है इससे। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी, बहुत लोगों को वो आता है, जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है उनको ये सब चिंता नहीं है, लेकिन आम जनता, हम और आप, हमें तो तरीके निकालने पड़ेंगे ना ताकि हमें याद रहे वर्ड्स। तो ये वो है एसोसिएटिव वोकैबुलरी के साइंटिफिक टेक्निक। लास्ट वर्ड ऑफ द डे, वर्ल्ड्स अवे। ये एक इडियम है दोस्तों, फ्रेजल वर्ड्स, इडियमेटिक यूसेज। कॉन्टेक्स्ट कहां कि भाई जो कॉलोनियल स्टाइल क्लब हाउस है दिल्ली जिमखाना का, वो वर्ल्ड्स अवे है दिल्ली के नॉर्मल जगहों से, मतलब एकदम अपार्ट, एकदम अलग। ऐसा ही लग रहा है ना हमें देख के, गेस करने में। मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, वास्टली सेपरेटेड इन क्वालिटी, नेचर, थिंकिंग और एक्सपीरियंस। वाह, जो हमने सोचा था वही हुआ। एसोसिएट करें, हैरी पॉटर से एसोसिएट करते हैं। हैरीज लाइफ एट हॉगवर्ट्स वाज वर्ल्ड्स अवे फ्रॉम हिज मिजरेबल एग्जिस्टेंस अंडर डर्सलीज। वन वाज फिल्ड विथ मैजिक एंड फ्रेंडशिप, द अदर विथ नेग्लेक्ट एंड लोनलीनेस। हैरी पॉटर तो आप सबको पता ही होगा, फिल्म देखे होंगे अगर बुक नहीं पढ़े होंगे तो उनका जो वर्ल्ड, दो वर्ल्ड थे, एक डर्सलीज पे जहां पे वो छुट्टियों में जाता था, पहला 11 साल बिताया था, और हॉगवर्ट्स की मैजिकल वर्ल्ड। ये दोनों उनके लिए तो अलग अलग था ना, तो वही एसोसिएशन आपके दिमाग में रहेगा वर्ल्ड्स अवे के लिए। सिनोनिम्स: completely different from, far removed from, poles apart, a far cry from, vastly different, nothing like, miles apart, distinct from। देखो इतने अलग अलग वर्ड्स जो है आपके सिनोनिम हो सकते हैं। एग्जांपल: लाइफ इन अ विलेज इज ऑफन पोल्स अपार्ट फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो सिटी, अलग। ठीक है, द सिक्वल वाज अ फार क्राई फ्रॉम द बिलियंस ऑफ द ओरिजिनल फिल्म, और ये तो हमेशा होता ही है, सिक्वल बहुत ही खराब निकलता है कभी कभी। Its public image is far removed from his real personality, एकदम अलग है। The remake was a far cry from original classic। ठीक है, इस तरह से अलग अलग यूसेज आप वर्ड्स के कर सकते हो, इसके सिनोनिम्स के। सिनोनिम्स के भी तो यूसेज करना पड़ेगा ना, माइंडलेस सिनोनिम रटेंगे नहीं हम लोग, उसके यूसेज भी सीखेंगे। ठीक है, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एक सिर्फ काम आप और कर सकते हो, डर फ्री का जो टेस्ट जिसमें आपने आरसी दिया है, उसमें आपको क्लोज टेस्ट को मैंने क्या कहते हैं, स्किप करने को कहा था। अब वहां पे जाके आप क्लोज टेस्ट को दे सकते हो 5 मिनट में। आपको मैंने वर्ड्स करा दिए हैं, उन वर्ड्स का क्लोज टेस्ट दोगे। एक आध वर्ड अगर रह गया वो भी वहां से देख लीजिएगा, और आपका पूरा एकदम कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, और एंड करने से पहले आई विल जस्ट रीइटरेट द रिक्वेस्ट, 50 डे का स्पेशल रिक्वेस्ट। कमेंट सेक्शन में भर दो कैसे वॉर ने आपको हेल्प किया है, बेनिफिट किया है, अगर किया है तो, और इफ यू लाइक इट, इफ यू आर लविंग दिस वॉर सेशन। अगर नहीं लाइक कर रहे हो, नहीं लव कर रहे हो, तो वो तो बता ही सकते हो, फिर तो इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे, राइट? बट अगर कर रहे हो तो उसको जरूर बताइएगा। ठीक है, सो विद दैट वी विल एंड टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। आने वाले वीकेंड में जो है अपने टास्क मत भूलना। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।